ओके बेटा, हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर का नाम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 3 सुधीर प्रकाशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्स्ट ascertain the cost of goods sold. First ascertain the cost of goods sold at FIFO method, second by LIFO method, and then restate the same into 2012-13 and purchasing power method. ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2012 20,000 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, स्टॉक ऑन 31/3/13 मतलब क्लोजिंग स्टॉक। जनरल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, ओपनिंग का इंडेक्स नंबर 100, क्लोजिंग का इंडेक्स नंबर 150 और एवरेज का इंडेक्स नंबर 125। अब सबसे पहले मैं इंडेक्स नंबर्स को कन्वर्ट करता हूं हमेशा, ध्यान दो। ये इंडेक्स नंबर जो आपको दिए, मैं ओपनिंग का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 1/4/2012 का इंडेक्स नंबर दिया है 100, ये रहा 100, ठीक है। क्लोजिंग का इंडेक्स नंबर दिया 150, ये 150 और एवरेज का इंडेक्स नंबर दिया 125, ये 125। मतलब ये जो तीन इंडेक्स नंबर हैं 100, 150 और 125, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ओपनिंग वाले का 100, क्लोजिंग वाले का 150 और एवरेज वाले का इंडेक्स नंबर 125। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों इंडेक्स नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस या क्लोजिंग इंडेक्स नंबर। तो तीनों में न्यूमरेटर में हमेशा क्लोजिंग वाला इंडेक्स नंबर आएगा। क्लोजिंग वाला इंडेक्स नंबर है 150, क्लोजिंग वाला जो इंडेक्स नंबर है 150, तो तीनों में न्यूमरेटर में तो क्लोजिंग वाला ही आएगा 150 150 150। तो तीनों में न्यूमरेटर में क्लोजिंग वाला ही आएगा 150 150 150। डिनोमिनेटर में ओपनिंग वाले का ओपनिंग 100, एवरेज वाले का एवरेज 125, क्लोजिंग वाले का क्लोजिंग 150। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 150 अपॉन 100 1.5, मतलब किसी भी ओपनिंग प्राइस को, किसी भी ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है तो हम 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज वाले को क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है तो 1.20 मल्टीप्लाई करेंगे और क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। ये हमारा इंडेक्स नंबर कन्वर्जन टेबल बन गया, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करना है, अब फीफो मेथड से पहले ये स्टॉक जो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करो, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है पहले वो बता दो। ये पुराने कॉलम्स हैं, इनको मैं डिलीट कर दूं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वैसे प्लस परचेज एक्सपेंसेस भी होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं सब में बीच में दो दो लाइन इंसर्ट कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है किसका, कॉक्स का। तो कॉक्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब जो क्वेश्चन में हिस्टोरिकल वैल्यूज दी हुई है पहले वो लिखते हैं। एक्चुअल वैल्यूज आप बोल सकते हो या हिस्टोरिकल वैल्यूज आप बोल सकते हो। क्वेश्चन में जो हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं या जो एक्चुअल वैल्यूज हैं पहले ये लिख देते हैं, एक्चुअल वैल्यूज या हिस्टोरिकल वैल्यूज। तो क्या अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में वो लिखते हैं। क्वेश्चन में कौन सी अमाउंट दी हुई थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट की 20,000, 120 और 30,000। 20,000 प्लस 1,20,000 माइनस 30,000। पहले हम लोग फीफो मेथड कर रहे हैं, मैं रूल्स भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी तक तो क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। तो 120, 120 और 30। तो ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेज है 1,20,000 और क्लोजिंग है 30,000। इसमें मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। तो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 20 प्लस 120 माइनस 30। तो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हिस्टोरिकल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब मेरे को बहुत सारे रूल समझाने हैं फीफो मेथड वगैरह के, सुनते रहो। आगे ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फीफो मेथड के रूल समझते हैं। फीफो मेथड में फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फीफो के रूल्स हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो गुड्स हमने पहले खरीद, ये रूल्स बता रहा हूँ फीफो मेथड के। इसका मतलब होता है कि जो गुड्स हमने पहले खरीदी हो वो पहले बेचते हैं। द गुड्स
the goods which are purchased first are also sold first. मतलब जो गुड्स हम पहले खरीदते हैं वही गुड्स हम लोग पहले बेचते हैं. द गुड्स विच आर परचेज फर्स्ट आर ऑल्सो सोल्ड फर्स्ट. जो हमने पहले खरीदा वो पहले बेचेंगे. अगर पहले खरीदा हुआ पहले बेचेंगे, दिमाग लगाओ, अगर जो पहले खरीदा वही पहले बेचेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक समझने जैसा है. तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन से गुड्स बच गए? अब दिमाग लगाओ. जो गुड्स पहले खरीदे वो पहले बेच दिए, फर्स्ट वाला खरीदा वही फर्स्ट बेचा, तो क्लोथिंग स्टॉक में नीचे नीचे वाले जो गुड्स होंगे वो बच जाएंगे. इट मीन्स दैट द गुड्स परचेज्ड एट द एंड विल रिमेन इन द क्लोजिंग स्टॉक. मतलब अगर हमने जो पहले खरीदे थे वो पहले बेचे तो क्लोथिंग स्टॉक में कौन से गुड्स आएंगे? क्लोथिंग स्टॉक में वो गुड्स आएंगे जो हमने लास्ट में खरीदे हो. ठीक है, अब ये समझने जैसा है इस क्वेश्चन में. देखते रहो. यहाँ पे मैं जब इंडेक्स नंबर का कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे जब मैं इंडेक्स नंबर का कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तब देखना क्या होता है. कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं इसको. अब ये मेरा इंडेक्स नंबर का कॉलम है. ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर आप बोल सकते हो या इंडेक्स नंबर बोल सकते हो. अब देखो, ओपनिंग स्टॉक जो है इसका ओपनिंग वाला रेट हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओपनिंग वाला रेट क्या था? ओपनिंग वाला रेट ये था 1.5. ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग वाला रेट मल्टीप्लाई करेंगे ये 1.5. ठीक है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर ओपनिंग स्टॉक में आएगा 1.5. टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है? टेक्स्ट बुक वालों ने ऐसे किया मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100, तो हुआ तो 1.5. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1.5 मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है, ठीक है. अब मैंने 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे एक करंट परचेजिंग पावर का कॉलम आएगा कि इसकी करंट वैल्यू कितनी होगी. इसको बोलते हैं करंट परचेजिंग पावर. अब हम इसका करंट परचेजिंग पावर निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे. देखते जाना, सीखते जाना. ओपनिंग स्टॉक को मैं मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दूंगा तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये आएगा 30,000 रुपीज. कितना आएगा? 30,000. ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये आएगा 30,000. डन. कितना? ओके. ओपनिंग स्टॉक को हमने करंट वैल्यू में, करंट परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर दिया ओपनिंग स्टॉक को. अब परचेज को कन्वर्ट करेंगे. अब परचेज जो होगा बेटा वो ड्यूरिंग द ईयर होगा. परचेज जो भी हमने गुड्स खरीदे होंगे वो ड्यूरिंग द ईयर खरीदे होंगे. तो ड्यूरिंग द ईयर का इंडेक्स नंबर मतलब एवरेज इंडेक्स नंबर. अब एवरेज इंडेक्स नंबर मतलब ये वाला 1.5, क्योंकि परचेज हमने पूरा साल किया होगा तो उसमें इंडेक्स नंबर आएगा एवरेज वाला मतलब 1.2. सॉरी, कितना? 1.2. परचेज में ये इंडेक्स नंबर आएगा 1.2. टेक्स्ट बुक वालों ने ऐसे किया मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 125. मैं डायरेक्टली 1.2 मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मैं यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1.2. सुनते रहो. मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 1.2. तो 1,20,000 जो परचेज है इसको मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे तो ये आएगा 1,44,000. परचेज भी कन्वर्ट हो गया. अब सबसे हार्ड है ये क्लोथिंग स्टॉक. क्लोथिंग स्टॉक में कौन सा रेट मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे हार्ड पॉइंट है. ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्लोथ जहां पे जो मैंने ऊपर बताया कि फीफो मेथड में जो गुड्स पहले खरीदे हो वो पहले बेचते हैं. जो पहले खरीदे हो पहले बेचते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि क्लोथिंग स्टॉक में वो गुड्स होंगे जो लास्ट में खरीदे हो. मतलब इस 30,000 क्लोथिंग स्टॉक के अंदर वो गुड्स होंगे जो आउट ऑफ परचेज होंगे, मतलब आउट ऑफ 1,20,000 होंगे. ये 20,000 का स्टॉक हमने बेच दिया होगा. ये 20,000 का स्टॉक बेच दिया होगा. इस 1,20,000 में से भी 90,000 का स्टॉक हमने बेच दिया होगा. बाकी 30,000 का स्टॉक बच गया होगा. तो जो 30,000 का स्टॉक बच गया होगा वो नीचे वाले गुड्स में से बचा होगा, आउट ऑफ परचेज बच गया होगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोथिंग स्टॉक इज आउट ऑफ परचेज. इज आउट ऑफ परचेज. क्यों? क्योंकि ये फीफो मेथड है. तो परचेज का रेट क्या था? 1.2.
तो मैं यहाँ पे 1.2 ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि परचेज का रेट 1.2 था, परचेज का रेट था, कन्वर्जन फैक्टर 1.2 था, तो मैं यहाँ पे 1.2 ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 क्या आएगा, 36,000। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कन्वर्जन फैक्टर में डैश डैश कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,38,000। अकॉर्डिंग टू करंट परचेजिंग पावर इसकी वैल्यू होगी 1,38,000। ये फीफो मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,38,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी लीफो मेथड, लीफो मेथड में पहले तो मैं पूरा ये टेबल कॉपी कर देता हूँ, सेम पूरा फॉर्मेट कॉपी करके सिर्फ मैं नंबर्स चेंज कर दूंगा। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पे सेम पूरा मेथड कॉपी कर दिया, टेबल पूरा कॉपी कर दिया। लीफो मेथड, लीफो मेथड का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में खरीदा होगा वो पहले बेचा होगा, जो लास्ट में गुड्स खरीदे होंगे वो पहले बेचे होंगे। द गुड्स परचेज लास्ट, द गुड्स परचेज्ड लास्ट आर सोल्ड फर्स्ट, द गुड्स परचेज लास्ट आर सोल्ड फर्स्ट। इट मींस अगर हमने नीचे नीचे वाले गुड्स, अगर हमने नीचे नीचे वाले गुड्स पहले बेचे होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन से गुड्स होंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऊपर ऊपर वाले गुड्स होंगे। इट मींस द गुड्स परचेज्ड एट द एंड, इट मींस द गुड्स परचेज्ड एट द बिगिनिंग, the goods purchased at the beginning will remain in the clothing stock। जो हमने शुरू में खरीदा होगा माल वो क्लोथिंग स्टॉक में बच जाएगा। ठीक है, लीफो में नीचे वाले गुड्स बेच दिए, लास्ट एंड फर्स्ट आउट नीचे नीचे वाले गुड्स बेच दिए, तो जो ऊपर ऊपर वाले गुड्स होंगे वो हमारे क्लोथिंग स्टॉक में होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000, 1.5, 30,000 सेम रहेगा। परचेज 1,20,000, 1.2, 1,44,000 सेम रहेगा। ओपनिंग स्टॉक की तीनों वैल्यू सेम रहेंगी, परचेज की तीनों वैल्यू सेम रहेंगी। ओपनिंग स्टॉक वही रहेगा 20,000, कन्वर्जन फैक्टर 1.5, परचेज सेम रहेगा 1,20,000, कन्वर्जन फैक्टर 1.2। सिर्फ ये जो क्लोथिंग स्टॉक है ये चेंज हो जाएगा, क्लोथिंग स्टॉक चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो क्लोथिंग स्टॉक है कितना है, क्लोथिंग स्टॉक 30,000। ये जो क्लोथिंग स्टॉक 30,000 है ये होगा पहले पहले स्टॉक में दे, ऊपर वाले स्टॉक में दे, तो 20,000 होगा आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इस 30,000 के अंदर, इस 30,000 के अंदर 20,000 होगा आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो 30,000 हमारा क्लोथिंग स्टॉक था उसमें 20,000 होगा आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और बाकी का 10,000 जो होगा वो होगा आउट ऑफ परचेज, बाकी का 10,000 होगा आउट ऑफ परचेज। क्लोथिंग स्टॉक आउट ऑफ परचेज लिख देता हूं मैं सिंपल, आउट ऑफ परचेज। तो 30,000 जो हमारा क्लोथिंग स्टॉक था, 30,000 के मैंने दो पार्ट्स कर दिए। 20,000 ओपनिंग स्टॉक वाला गुड्स जो होगा वो बच गया होगा क्लोथिंग स्टॉक में, और बाकी का जो 10,000 क्लोथिंग स्टॉक है वो आउट ऑफ परचेज होगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, लीफो मेथड में जो 90,000 के गुड्स बेचे होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो 1,10,000 नहीं, हाँ 1,10,000। लीफो मेथड में जो 1,10,000 के गुड्स हमने बेचे होंगे वो 1,10,000 के गुड्स हमने नीचे से बेचे होंगे। इस परचेज में से 1,10,000 के गुड्स हमने बेच दिए होंगे, तो बाकी कौन से गुड्स बच गए, इस परचेज में से बच गए 10,000 के गुड्स, और ओपनिंग स्टॉक वाले सारे के सारे गुड्स हमारे पास बच गए। तो लीफो मेथड में नीचे से गुड्स बेच दिए होंगे तो ऊपर वाले गुड्स हमारे क्लोथिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होंगे। ऊपर वाले गुड्स मतलब 20,000 और 10,000, 20,000 फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक और 10,000 फ्रॉम परचेज। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन फैक्टर क्या था, ये जो आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन फैक्टर क्या था, ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन फैक्टर था 1.5, क्योंकि ये 20,000 है आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ये 10,000 है आउट ऑफ परचेज, तो परचेज वाले का कन्वर्जन फैक्टर क्या था 1.2। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का कन्वर्जन फैक्टर था 1.5 और परचेज का कन्वर्जन फैक्टर था 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो 20,000 इंटू 1.5 30,000, 10,000 इंटू 1.2 12,000। अब प्लस माइनस करेंगे तो 30 प्लस 144 माइनस 30 माइनस 12, आंसर आएगा 1,32,000। ये 1,32,000 है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। ठीक है, डन, कंप्लीट। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से, रूल्स अच्छे से याद करके जाना जो लीफो और फीफो के रूल्स मैंने बताए।
ये इलस्ट्रेशन 3 है। ये कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे, ये फीफो मेथड के रूल्स और कैलकुलेशन, ये लीफो मेथड के रूल्स और कैलकुलेशन। ठीक है, लिखो सब लोग, लिखते रहो।